अमेरिका के एयरपोर्ट से जब मैं हवाई जहाज में बैठी तो बहुत खुश थी कि जिस मकसद से मैं यहाँ आई थी उसमें सफल रही। जैसे ही हवाई जहाज ने उड़ान भरी और हवा से बातें करने लगा, वैसे ही मेरे जीवन की कहानी चलचित्र की तरह मेरी आंखों के सामने चलने लगी और मैं उसमें पूरी तरह खो गई। नैतिक और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं। वैसे मैं उम्र में नैतिक से 1 साल बड़ी हूँ। वे कंपनी में एमडी हैं, जबकि मैं सीनियर मैनेजर। कंपनी में साथ साथ काम करने के दौरान अक्सर हमारी मुलाकात होती रहती थी। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे थे, लेकिन कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था। आखिर थक हार के मम्मी पापा ने लड़का देखना बंद कर दिया। तब मैंने भी उनसे टेलीफोन पर यही कहा कि वे मेरी शादी की चिंता ना करें, जब होनी होगी तब चट मंगनी पर शादी हो जाएगी। दरअसल नैतिक का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से एकदम अलग था, लेकिन फिर भी कभी-कभी हम मिलते थे, वह भी कंपनी के लिफ्ट में या कैंटीन में। वे कंपनी में मुझसे सीनियर थे, हालांकि मैं पहले एक दूसरी कंपनी में कार्यरत थी। मैंने उनके 3 वर्ष बाद ही यह कंपनी ज्वाइन की थी। एक बार कंपनी के एक सेमिनार में मुझे शोध पत्र पढ़ने के लिए चुना गया। उस समय सेमिनार की अध्यक्षता नैतिक ने की थी। जब मैंने अपना शोध पत्र पढ़ा, तब वे मुझसे इतने इम्प्रेस हुए कि अगले ही दिन उन्होंने मुझे अपने कैबिन पर चाय के लिए आमंत्रित किया। चाय के दौरान हमने आपस में बहुत बातें की। बातों बातों में उन्होंने मुझसे मेरे बारे में सारी बातें मालूम कर ली। रही उनके बारे में जानकारी लेने की बात, तो मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानती थी और जो नहीं जानती थी वह भी उनसे पूछ लिया। तब मैं उनके कैबिन से उठने लगी, तब उन्होंने कहा, जानवी, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? पर सर, मैं उम्र में आपसे 1 साल बड़ी हूँ। ये सुन नैतिक ने कहा, उम्र हमारे बीच दीवार नहीं बनेगी। नैतिक बोले, मैंने कहा फिर ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा से बात करके आपको बताती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन मैं इस बारे में तुम्हारी अपनी राय जानना चाहता हूँ। जो आपकी राय है वही मेरी, मैंने कुछ शर्माते हुए कहा और कैबिन से बाहर आ गई। ड्यूटी से घर लौटने के बाद मैंने टेलीफोन पर मम्मी पापा जी से नैतिक के प्रस्ताव पर विस्तार से बात की, तो वे बोले, बेटी, यदि तुम्हें यह रिश्ता पसंद है तो हम भी तैयार हैं। फिर क्या था, मेरी और नैतिक की चट मंगनी और पट शादी हो गई। यह हमारी शादी के 2 साल बाद की बात है। एक दिन नैतिक ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और बताया, कंपनी मुझे 2 सालों के लिए अमेरिका भेजना चाहती है। अब मेरा वहां जाना या ना जाना तुम्हारे यहाँ कहने पर निर्भर है। तुम हाँ कहोगी तो ही मैं जाऊंगा, वरना बॉस से कह दूंगा कि सॉरी, कुछ परिस्थितियों के चलते मैं अमेरिका जाने के लिए असमर्थ हूँ। यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि कंपनी स्वयं अपने खर्च पर नैतिक को अमेरिका भेज रही थी। ऐसा चांस बहुत कम मिलता है। अतः मैंने उन्हें अमेरिका जाने के लिए उसी समय अपनी सहमति दे दी। करीब 1 माह बाद नैतिक अमेरिका चले गए। वहां जाने के बाद मोबाइल पर हमारी बातें होती रहती थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ बातें कम होती गई। जब एक बार मैंने उनसे इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, यहाँ बहुत काम रहता है। फिर यहाँ नया होने के कारण सब कुछ समझने में मुझे ज्यादा वक्त देना पड़ रहा है। इस प्रकार 8-9 माह बीत गए। एक दिन सुबह 5 बजे हमारी डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मेरे सामने नैतिक खड़े थे। जब वे अंदर आए तब मैंने पूछा, आपने तो आने के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तब वे बोले, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। दरअसल मैं कंपनी के काम से केवल 1 सप्ताह के लिए यहाँ आया हूँ। बस 1 सप्ताह? मैंने पूछा। हाँ, कंपनी ने मेरी इंडिया आने के साथ साथ मेरा रिटर्न टिकट भी करवा दिया है। मुझसे आंखें चुराते हुए उन्होंने जवाब दिया, इस 1 सप्ताह के दौरान हम रोज शाम को कहीं बाहर घूमने चले जाते और फिर रात को किसी होटल में खाना खाकर ही घर लौटते। दिन बीतते कितना समय लगता है, देखते देखते 1 हफ्ता बीत गया और वे लौट गए।
एक दिन जब मैं ड्यूटी से घर पर लौटी तो दरवाजे के पास एक चिट्ठी पड़ी देखी। चिट्ठी नैतिक की थी। मैं बेडरूम में आई और अपने कपड़े चेंज कर चिट्ठी पढ़ने लगी। पूरी चिट्ठी पढ़ने पर ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था, जानवी, तुम्हें सच बता रहा हूँ कि मैं कंपनी के किसी काम से इंडिया नहीं आया था। दरअसल जब हम रोज शाम को घूमने जाते थे, इस दौरान यह बात मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तब हिम्मत न जुटा पाने के कारण कुछ नहीं बता पाया। इसलिए यहाँ पहुंचते ही यह चिट्ठी लिख रहा हूँ। यहाँ रहने के दौरान मैं एक लड़की कियारा जेली के संपर्क में आया और फिर हमने शादी कर ली। तुम्हारा नैतिक। नैतिक की चिट्ठी पढ़ने के बाद मन किया आत्महत्या कर लूं, क्योंकि मेरा इस दुनिया में नैतिक के अलावा कोई था ही नहीं। फिर सोचा, यदि आत्महत्या कर ली तो मेरे मम्मी पापा कैसे जिएंगे? और फिर नैतिक और मेरे प्यार की निशानी भी तो पल रही थी मेरे पेट में। इन सब में उसका क्या दोष? ये सोचकर जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और अपना मन मजबूत करना शुरू किया। अब मेरे सामने सवाल था कि मैं करूं तो क्या करूं? यदि मैं इस बात को अपने मम्मी पापा को बताती तो उनका दिल बैठ जाता। यदि इस बात को मैं अपनी कंपनी में अपनी सहेलियों के साथ शेयर करती तो भी बदनामी हमारी ही होनी थी, क्योंकि कहते हैं ना, जितनी मुंह उतनी बातें। अतः मैंने धैर्य रखने का निर्णय लिया और रोजाना ड्यूटी जाती। किसी को इस बात का एहसास नहीं होने देती कि मेरे साथ क्या हुआ है और मैं इस समय किस दौर से गुजर रही हूँ। सबके साथ हंस हंस कर बातें करती। अचानक कोई नैतिक के बारे में पूछता तो कह देती कि अमेरिका में आनंद ले रहे हैं। ऐसे ही 1.5 साल बीत गया। एक दिन मम्मी ने टेलीफोन पर पूछा, जानवी, तेरे पति के लौटने का समय हो गया है ना? कब आ रहे हैं हमारे दामाद जी? इस समय तुम्हें उनकी जरूरत भी तो है। अब मैं क्या जवाब देती? मम्मी को समझाने भर के लिए कहा, मम्मी जी, शायद कंपनी उनके 6 महीने और बढ़ाना चाहती है, अतः वो 6 या 7 महीने बाद ही आएंगे। दरअसल वो चाहते हैं कि मैं ही 1-2 महीनों की छुट्टी लेकर अमेरिका चली आऊं। मैंने मम्मी से यह कह तो दिया, पर उस पूरी रात मैं सो नहीं पाई। बिस्तर पर पड़े पड़े मुझे अचानक ही ख्याल आया कि हमारी शादी को हुए 3 साल हो गए। इस दौरान मैं मां न बन सकी। नैतिक चाहते थे कि पहला बच्चा जल्दी हो जाए। घर में बच्चे की किलकारियां सुनने के लिए वे बेताब थे। तभी मुझे ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नैतिक बच्चा जल्दी चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहां जाकर कियारा से शादी कर ली। यह विचार मन में आते ही मैं एकदम बिस्तर से उठ बैठी। इस विचार ने मुझे सारी रात जगाए रखा। सोचा नैतिक को बता दूं कि आप पापा बनने वाले हैं, लेकिन फोन हाथ में लिया ही था कि मेरी ईगो ने मुझे रोक दिया और मैंने फोन साइड में रख दिया। सोचा, क्यों बताऊं मैं उसे जिसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। इन सब बातों को सोचते हुए मैंने अपना मन किसी दूसरी जगह लगा लिया। एक दिन ऑफिस से घर लौट रही थी कि तभी हमारी कंपनी के अमित सर मुझे मिल गए। मैंने उनका अभिवादन किया। वे देर तक खामोश खड़े रहे। तब मैंने ही खामोशी तोड़ते हुए उनसे पूछा, सर, आप कब आए अमेरिका से? मैडम, मुझे यहाँ आए 1 सप्ताह ही हुआ है। सच बताऊं, नैतिक के साथ वहाँ बहुत बुरा हुआ। मैं उनकी बात सुनकर दंग रह गई और फिर तुरंत पूछा, सर, नैतिक के साथ क्या बुरा हुआ? वे बोले, मैडम, नैतिक ने जिस कियारा से शादी की थी, उसने नैतिक के बैंक खाते में जमा लाखों डॉलर ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए और फिर नैतिक ने जो गोल्ड खरीद कर रखा था, उसे भी अपने साथ लेकर फरार हो गई। अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। इतना ही नहीं, उसने नैतिक के नाम पर कई जगहों से क्रेडिट पर कीमती सामान की खरीदारी भी की। नैतिक बुरी आर्थिक परेशानी के दौर से गुजर रहा है। इस घटना के बाद नैतिक ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, पर हमने बचा लिया उसे। कियारा फ्रॉड लेडी है और ऐसा फ्रॉड वो बहुत लोगों के साथ कर चुकी है। इस घटना से मैं पुनः सदमे में आ गई। हालांकि एक सच्चाई यह भी थी कि नैतिक और मेरे बीच अब कोई संबंध नहीं रह गया था।
जब से कियारा उनकी जिंदगी में आई थी, तभी से मेरे और उनके संबंध खत्म हो गए थे। लेकिन फिर भी मैंने अमित सर से रिक्वेस्ट की, प्लीज सर, ये बात ऑफिस में या मेरे मम्मी पापा किसी से शेयर मत कीजिएगा। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चले गए। मैं भी घर आई तो सोच के समंदर में डूब गई। अब अब क्या किया जाए? सोच की हर लहर मेरे मन के किनारे पर आकर टकरा रही थी। तभी एक शांत लहर ने मेरे मन के विचारों को दशा दी कि नैतिक, तुम्हारे साथ प्यार या संबंध निभाने में भले ही असफल रहे हों, लेकिन तुमने भी तो उन्हें अपनी जिंदगी के लिए चुना था। तो फिर अब तुम चुपचाप कैसे बैठ सकती हो? उनसे गलती हुई है, इसका अर्थ यह तो नहीं कि उनके और तुम्हारे बीच कभी प्यार के संबंध थे ही नहीं। आज उनके बुरे वक्त में उनका साथ देना तुम्हारा दायित्व है। ऐसे अनगिनत सवाल मेरे मन से आकर टकराए और तभी मैंने निश्चय किया कि मैं अपना दायित्व अवश्य निभाऊंगी। फिर क्या था, मैंने अपनी एक सहेली की मदद से अपने फ्लैट को एक कोऑपरेटिव बैंक में गिरवी रखकर करीब 25 लाख कर्ज लिया और अमेरिका पहुंच गई। जब मैंने उनके फ्लैट की डोरबेल बजाई तो उन्होंने ही दरवाजा खोला और फिर मुझे देखते ही आश्चर्यचकित तो हुए ही, साथ में शर्मिंदा भी। मैं जानती थी कि वे इस घटना के कारण गहरे अवसाद से गुजर रहे हैं। फिर भी मैंने एक बार तो उनसे पूछ ही लिया, नैतिक, कियारा से शादी करते समय तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया कि मुझ पर क्या गुजरेगी? खैर, मुझ पर क्या गुजर रही है, या तुम क्या सोचोगे भला? मेरी बात सुनकर नैतिक एक अपराधी की तरह खामोश रहे। उनका चेहरा गवाही दे रहा था कि उन्हें अपनी गलती का पछतावा है। उनसे कोई जवाब ना पाकर मैं सीधे अपने उस मकसद पर आ गई जिसके लिए मैं अमेरिका आई थी। उनके साथ बैठकर मैंने एक लिस्ट तैयार की जिसमें कियारा ने जहां जहां से इनके क्रेडिट पर कीमती वस्तुएं खरीदी थी, अगले दिन नैतिक को साथ लेकर उनकी सारी उधारी चुकता कर दी। हम फ्लैट में लौटे तब रात के 10 बज रहे थे। मैं थकी हारी सोफे पर आकर बैठ गई। तब नैतिक बोले, जानवी, सच में तुम महान हो। जिस तरह सावित्री सत्यवान को मौत के मुंह से वापस लाई थी, उसी तरह तुम भी मुझे मौत के मुंह से वापस लाई हो, वरना मैं तो आत्महत्या करने का अपना इरादा फिर से पक्का कर चुका था। नैतिक की बात सुनकर मैंने इतना ही कहा, नैतिक, हमारे रिश्ते में सेंध तुमने ही लगाई है। खैर, अब तुम पूरी तरह मुक्त हो, क्योंकि ना तो तुम ऋणग्रस्त हो और ना ही किसी बंधन में गिरफ्त। मैंने तो यहाँ आकर सिर्फ अपना पत्नी धर्म निभाया है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से यह रिश्ता नहीं तोड़ा है। मैं मुंबई से रिटर्न टिकट लेकर यहाँ आई हूँ, इसलिए कल ही मुझे मुंबई लौटना है। तभी एयर होस्टेस की इस घोषणा से मैं यादों के भंवर से बाहर निकली कि हवाई जहाज मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। कृपया अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। एयरपोर्ट पर उतर टैक्सी पकड़ अपने फ्लैट पर पहुंची। अब घर पर अकेली रहकर भी क्या करती, इसलिए अगले ही दिन से ड्यूटी ज्वाइन कर ली। करीब 2 सप्ताह बाद नैतिक भी अमेरिका से लौट आए। अब हम दोनों रोज साथ साथ कंपनी जाते हैं। अपनी बेटी की परवरिश भी साथ में ही कर रहे हैं। यह बात कोई नहीं जानता कि हमारे बीच इतना कुछ हुआ। दुनिया की नजरों में हमारा रिश्ता बेस्ट है, लेकिन अब भी मुझे समझ नहीं आता कि क्या मुझे नैतिक को माफ करना चाहिए। रिश्तों में एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? मैं चाहते हुए भी नैतिक को माफ नहीं कर पा रही। अब आप लोग ही अपनी राय दीजिए, क्या जानवी को नैतिक को माफ करना चाहिए? उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।